प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 सोना, जिसकी लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा पीड़ा की गायिका के रूप में प्रसिद्ध छायावादी कवयित्री होने के साथ साथ एक गद्य लेखिका भी थी, यानी गद्य लेखन कार्य भी वो करती थी। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। संस्कृत में एमए करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य हो गई। लंबे समय तक हिंदी साहित्य की सेवा की, जिसके कारण इन्हें भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत यानी सम्मानित किया। 1903 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा की गणना यानी महादेवी वर्मा की जो गिनती है हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवियों व गद्य लेखकों में की जाती है। गद्य के क्षेत्र में महादेवी वर्मा ने उच्च कोटि के संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध, आलोचनाएं लिखी है और इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा काव्य हैं, क्षणदा, अबला और सबला, निबंध, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि इनके क्या है? संस्मरण और रेखा चित्र हैं। ये इनका जीवन परिचय। अब है पाठ सोना। पाठ परिचय। प्रस्तुत रेखा चित्र में सोना नामक एक हिरण के शावक पर आधारित है। शावक यानी एक हिरण के बच्चे पर आधारित है, जिसका पालन पोषण किसने किया? लेखिका यानी महादेवी वर्मा ने किया। इस कारण लेखिका को उससे क्या हो जाता है? स्नेह यानी लगाव सा हो जाता है और उसकी मृत्यु होने पर उसे बहुत दुख भी, लेखिका को बहुत दुख भी होता है। इस पाठ का उद्देश्य बच्चों में जीव जंतु के प्रति प्रेम जागृत करना है। इस जो सोना पाठ है, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो लोगों में क्या है? जीव जंतुओं के प्रति प्रेम भावना जागृत करना। पाठ सोना की आज अचानक स्मृति हो आने के कारण मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ वसु की पोत्री सुष्मिता ने लिखा, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला। यानी जो धीरेन्द्र नाथ वसु की पोत्री है, जो पोती है, उन्होंने जो इसका नाम क्या? सुष्मिता। उसने लिखा कि गत वर्ष उसे अपने पड़ोसी से एक हिरण मिला था। बीते कुछ महीने में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे थे। स्नेह यानी प्रेम करने लगे थे, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन वन से संबंध रहने के कारण, यानी कि जंगल से संबंध रहने के कारण, अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। यानी उस हिरण के बच्चे को क्या चाहिए? अब बड़ा हो गया है तो उसे घूमने के लिए क्या चाहिए? बड़ा स्थान चाहिए। जो जीव जंतु कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, क्योंकि आप जानती हैं कि मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। यानी कि हिरण का जो बच्चा था वो क्या हो गया था? बड़ा हो गया था, तो उसे क्या है? घूमने फिरने के लिए अधिक जगह चाहिए थी। वो समझ गई थी कि अब ये बड़ा हो गया है, तो कहती थी कि मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती थी कि जो इसके साथ क्या करे? बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ भली भांति देखभाल हो सकेगी। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, परंतु आज नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं। यानी जो लेखिका कहती है, उन्होंने कई वर्ष पूर्व एक निश्चय किया था कि वो कभी भी हिरण को नहीं पालेगी, लेकिन जब जैसे उनके सामने स्थिति आती है तो जो उन्होंने निश्चय किया था, वो अपना जो नियम बनाया था उसको क्या कर दिया? उन्होंने भंग कर दिया। और इसलिए भंग किया क्योंकि प्राणी जीव की रक्षा संभव नहीं थी। यदि वो किसी और के हाथ में चला जाता तो उसके साथ पता नहीं कैसा व्यवहार होता। सोना इस प्रकार अचानक आई थी, परंतु अब वह अब तक अपनी शेषावस्था भी पार नहीं कर सकती थी। शेषावस्था यानी बचपन की जो अवस्था है वो भी पार नहीं कर पाई थी। सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर, छोटा सा मुंह, बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, देखती तो लगता कि अभी छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही प्रसुत गति बिजली की लहर देखने वाली आंखों में कौंध आती है।
उसके सब उसके सरल और शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि उसकी चंपक वर्णा रूपसी के लिए उपयुक्त सोना, स्वर्णलेखा, स्वर्णा आदि उसका आदि नाम उसका परिचय बन गया। यानी जो क्या है, कैसा था वो, उसका दिखने में सुनहरे रंग का था, रेशमी लच्छों की गांठों के समान उसका लघु शरीर था, छोटा सा मुंह, बड़ी बड़ी पानीदार आंखें थी, तो ऐसे और लंबे कान थे, सुडोल टांगे थी। इन सबको देखकर ही उसका नाम जो क्या पड़ गया, कोई उसे स्वर्ण लेखा, सुवर्णा आदि नाम से उसका नाम बुलाने लगा। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिससे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य यानी जंगल परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। यानी कहाँ रह रही थी वो, मानवों के बीच में रह रही थी। यानी उस जो जीव जंतु है कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो वे अपने जो उसका जो वातावरण है वहां छोड़कर वो कहाँ, मनुष्यों के बीच में रह रही थी। प्रशांत वनस्थली में प्रशांत वनस्थली में अब अलस भाव से रोमंथन करता हो, रोमंथन यानी जुगाली करना, मृग समूह यानी हिरणों का समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा। तब सोना भी मां सद्य प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। अति मृगी मां ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने क्या दे दिए, उसने प्राण दे दिए। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरण के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की सद्य गृहिणी और बच्चों ने उसे दूध पिला पिलाकर 2-4 दिन तक जीवित रखा। सुष्मिता वसु के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह उस अनाथ शावक को मुमूर्षा अवस्था में मेरे पास ले आई। और उस अनाथ शावक को मुमूर्षा यानी मृत अवस्था में, जैसे मरा हुआ सा वो मूर्छित सा उस अवस्था में उसके पास ले आई। शावक अवांछित तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमिल, यानी ऐसा लग रहा था कि वह बचेगा नहीं, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहरे रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे, यानी उसके शरीर का जो रंग था किस रंग का था, सुनहरा था, इसलिए सब उसे क्या कहने लगे, सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पिलाने का कठिन अनुष्ठान प्रारंभ किया गया। वो क्या था, एकदम घायल था, मरने की स्थिति में थी, तो उसे दूध वगैरह बोतल के जरिए पिलाया जाता था। उसने रात में मेरे पलंग के पास सटकर बैठना सीख लिया था, पर वह गंदा न करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास में पड़ सकी। अंधेरा होते ही वे मेरे पलंग के पास आ बैठती और सवेरा होने पर बाहर निकल जाती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था, यानी दिन भर का जो कार्य करती थी वो एक तरह से निश्चित हो चुका था। रात होते ही वो लेखिका के पलंग के पास आके बैठ जाती थी और सवेरे होते ही वो वापस वहां से चली जाती थी। विद्यालय और छात्रावास की छात्राओं के बीच पहले वे कौतुक का ही कारण था, यानी विद्यालय और जो छात्रावास की छात्राएं थी उनके बीच में वह एक आश्चर्य का कारण था। परंतु कुछ ही दिन बीत जाने पर वह उनकी एक ऐसी प्रिय साथिन, लेकिन धीरे धीरे वह उनकी क्या बन गई, एक साथिन बन गई, जिसके बिना उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। वनस्थली में जब हिरणों का समूह क्या कर रहा था, जुगाली कर रहा था, तो अचानक शिकारियों की आहट से चौंककर हिरण भाग जाते। लेकिन जो सोना की माँ है उस समय क्या रहती है, प्रसूता, यानी उस समय उसका सोना होने वाला होता है, तो भाग नहीं सकती और अपनी संतान को अपने शरीर में छुपा लेती है। लेकिन जो शिकारी रहते हैं वो उसके जो सोना है उसको उठाकर ले जाते हैं, और उनमें से जो शिकारियों में से किसी परिवार के सद्य गृहिणी और बच्चों ने उसे दूध पिलाकर 2-3 दिन तक क्या रखा, जीवित रखा। तभी सुष्मिता वसु के सामान्य किसी बालिका को स्मरण हो आया और वह जो हिरण का बच्चा था उसको कहाँ दे दिया, महादेवी वर्मा को दे दिया। महादेवी वर्मा ने उसे दूध
पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पिलाने की कोशिश करती थी। अब धीरे धीरे वो क्या होने लगा, स्वस्थ होने लगा था। और क्या करता था, अब वो स्वस्थ हो गया तो उसने रात में पलंग के पास सटकर बैठना सीख लिया था। वो लेखिका के पलंग के पास जाकर बैठ जाता था और अंधेरा होते हुए लेखिका के पलंग के पास आ बैठती और सवेरा होने पर वापस चला जाता। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से यानी दिन भर का जो उसका कार्य था वो एक प्रकार से निश्चित हो चुका था। विद्यालय और छात्रावास की छात्राओं के बीच पहले वो कौतुक का ही कारण था, यानी आश्चर्य का ही कारण था, लेकिन धीरे धीरे वे क्या हो गया, सबका साथी बन गया, यानी वह सबकी साथी बन गई, जिसके बिना उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। यानी सोना के बिना किसी का भी काम में मन नहीं लगता था। पहले तो उनके बीच में क्या था, वो एक आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे वो उनकी साथी बन गई। अब उनका भी सोना के बिना मन नहीं, किसी भी काम में वहां की जो छात्राएं उनका मन नहीं लगता था। दूध पीकर, भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित करके चौकड़ी भरता। फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे का भीतरी बाहरी निरीक्षण करती। यानी दूध पीकर, चने खाकर वह पहले जो छात्रावास का जो कंपाउंड था, जो आंगन था, वहां पर क्या करता, वो थोड़ा घूमता फिरता, फिर छात्रावास पहुंचता, वहां के प्रत्येक कमरे का अंदर बाहर जाकर क्या करता, जैसे निरीक्षण करता, यानी अंदर बाहर घूमता। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती थी। कोई छात्रा हाथ मुंह धोती, कोई बालों में कंघी करती, कोई अपनी मेज की सफाई करती, कोई स्नान करके पीछे कपड़े सूखने के लिए फैलाती, कोई पूजा करती। सोना के पहुंच जाने पर इस विविध कर्म में संकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता था। संकुलता यानी भीड़ में एक नया काम, जैसे ही सोना वहां पहुंच जाती थी तो एक नया काम और जुड़ जाता था। कोई छात्रा जैसे उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा टीका लगा देती, कोई पूजा के बताशे खिला देती थी। मेस में उसके पहुंचते ही छात्राएं नहीं, नौकर चाकर तक दौड़ आते और उसे कुछ ना कुछ खिलाने को उतावले रहते। जैसे ही वो जो छात्रावास में जो छात्रों के खाने की मेज बनी थी वहां पहुंचती थी, वहां छात्राएं नहीं बल्कि नौकर चाकर भी उसे कुछ खिलाने के लिए क्या रहते, दौड़ आते थे। परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर अन्य खाद्य पदार्थ कम पसंद थे। केवल उसको क्या अच्छा लगता था, बिस्कुट ही खाना अच्छा लगता था। छात्रावास का जागरण, जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी धूप चढ़ती, यानी घास के मैदान में जाकर कभी घास चढ़ती और कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन के समय वह किस प्रकार जान लेती, यानी जो लेखिका का भोजन का समय उसको पता नहीं किस प्रकार से जान लेती थी, यह समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक समय पर भीतर आ जाती। यानी लेखिका के खाना खाने का समय होता तो वो ठीक उसी समय पर कहाँ आ जाती थी, अंदर आ जाती थी, और तब तक मुझसे सटकर, यानी तब तक उसके पास खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता। कुछ चावल रोटी भी उसका भी प्राप्य था, परंतु उसे कच्ची सब्जियां अधिक भाती थी। यानी जैसे ही लेखिका के खाने का समय होता वो अंदर आ जाती और उसके पास खड़ी रहती जब तक वे खाना नहीं खाती थी। और चावल रोटी उसे प्राप्त थोड़ा बहुत खा लेती थी, लेकिन उसे क्या ज्यादा कच्ची सब्जियां पसंद थी। घंटी बजते ही, जैसे ही घंटी बजती, फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती। उसके समाप्त होने पर छात्रावास के सामने की कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती। जैसे ही घंटी बजती तो वो कहाँ, प्रार्थना जहाँ होती थी जिस मैदान में, वहां पर पहुंच जाती थी। और उसके समाप्त होते ही जो छात्रावास में जो कक्षाएं थी उसके अंदर बाहर क्या करती देखती थी, चक्कर लगाना प्रारंभ कर देती थी, यानी शुरू कर देती थी। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था, क्योंकि उनके साथ उसे खेलने का अधिक वक्त मिलता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर, पंक्तिबद्ध यानी एक लाइन में खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। वहां सर्कस जैसा खेल कभी घंटों तक चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी कक्षा आती रहती थी। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे, यानी लेखिका के प्रति जो स्नेह यानी जो प्रेम भाव वो प्रकट करती थी, वो कई तरह से करती थी। जैसे बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती। जैसे लेखिका कहीं खड़ी होती बाहर तो उसके सामने या पीछे से छलांग लगाने लगती।
सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्राय देखने वालों को भय होता था कि मेरे सिर पर चोट ना लग जाए। जैसे ही लेखिका के ऊपर से वो छलांग लगाती तो लोगों को ये डर लगता था कि कहीं कोई चोट नहीं लग जाए। परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती थी। भीतर आने पर यानी अंदर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर क्या करने लगती, रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का एक किनारा मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती थी। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों में ऐसी निर्वचनीय यानी अकथनीय, जिसे कहा न जा सके, जिज्ञासा से भरकर एक टक देखने लगती और हंसी आ जाती। यानी जैसे ही लेखिका उसको डांटने लगती थी तो क्या करती थी, उसको जिज्ञासा भरी आंखों से देखने लगती थी। तो लेखिका को उसे देख कर क्या आ जाती थी, हंसी आ जाती थी। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव नहीं था। कुत्ता स्वामी सेवक का अंतर जानता है, स्वामी के क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है। क्रोध करते ही सबित और दयनीय बनकर क्या होता है, दुपक्सा जाता है। यदि जब उसको प्रेम से बुलाया जाए तो क्या होता है, वो पास आ जाते हैं, लेकिन क्रोध होने पर क्या होते हैं, वो दुपक्से जाते हैं, कहीं जाकर बैठ जाते हैं। पर हिरण ये अंतर नहीं जानता था, लेकिन जो हिरण है वो ये अंतर नहीं जानता था। अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वे अपनी चकित आंखों से और अधिक विस्मय भरकर पाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा। जबकि देखो इसमें बताया कि जो कुत्ता था वो स्वामी और सेवक का क्या है, अंतर जानता था कि स्नेह से बुलाने पर प्रसन्न होकर उसके निकट जाता था, लेकिन क्रोध करते ही क्या होता था, दुबक कर एक जगह बैठ जाता था। लेकिन जो हिरण है ये अंतर नहीं जानता था। यानी जैसे ही लेखिका को उस पर क्रोध किया जाए यानी उस पर गुस्सा किया जाए तो और अपने आश्चर्यचकित आंखों से और विस्मित होकर देखता रहता था, मानो पूछता था ये उचित है। वह केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वीकृति बताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं है। यानी यदि उसको और भी उस पर क्रोध किया जाए तो वह क्या करता था, और नजर मिलाकर वहीं खड़ा रहता था और पूछता था क्या उचित है। बल्कि वह केवल क्या पहचानता था, स्नेह यानी प्रेम ही पहचानता था, और उसकी कई चेष्टाएं भी थी। क्या ये उचित है कि केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वीकृति बताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं थी। मेरी बिल्ली, गोधूली, कुत्ते हेमंत, बसंत और फ्लोरा सबसे पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, यानी उन्हें गुस्सा आया। जो लेखिका ने क्या था, बिल्ली कुत्ते और ये सब पाल रखे थे, जब वो सोना आती है तो सब इसको देखकर क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे अच्छा सख्य स्थापित कर लिया था। फिर भी वह घास पर लेट जाती और कुत्ते तथा बिल्ली उस पर उछलकूद करते रहते। उससे कोई उसके कान खींचता, कोई पैर। जब वे इस खेल में तन्मय यानी लीन हो जाते तब ये अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ते थे। यानी जैसे ही जब लेखिका उसको सोना को लेकर आती है तो कुत्ते बिल्ली जिसको उन्होंने पाल रखा था वो क्रोधित हो जाते हैं उन्हें, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, वो अपने व्यवहार से सब साथ मिलकर रहने लगते हैं। कोई उसके कान खींचता है, कोई उसके पैर। जब इस खेल में सब लीन हो जाते हैं तो अचानक सोना उठकर भागती है, तो कुत्ते बिल्ली और जो जानवर हैं वो भी उसके पीछे क्या करने लगते हैं, भागने लगते हैं। एक दिन फ्लोरा ने एक अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया। वह खेल के संगियों यानी साथियों को भूलकर अपनी नवीन दृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। यानी वो अपने अपने बच्चों की देखभाल करने लग गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, यानी जब वो नहीं दिखी जब उसके, तो सोना उसको क्या करती रही, खोजती रही, यानी ढूंढती रही। फिर उसको इतने लघु जीव से घिरा दे उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। जब उसने उसको देखा
उसके पास उसके बच्चों को देखा तो वो उसे आश्चर्य से देखने लगी।